हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से जो हम लोग टॉपिक देख रहे थे, और जियोमॉर्फोलॉजी में जो स्लोप एनालिसिस वगैरह अभी छूटा है, और इसमें जो ये टॉपिक हम लोग करेंगे, इसमें आपका पूरा जो लैंड फॉर्म्स हैं और उसकी पूरी प्रक्रियाएं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें अपवाह तंत्र प्रतिरूप को देखेंगे। चलिए हम आपको ये ओवरव्यू दिखा देते हैं इस पूरे वीडियो का। इसमें क्या क्या आपको डिस्कस करना है, सभी टाइप के जो प्रतिरूप है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक करके और उससे रिलेटेड जो नदियां हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। और यही नहीं, जैसे नदी का जो स्थल रूप है, निर्मित, स्थल रूप, निक्षेपात्मक और अपरदनात्मक दोनों देखेंगे। डेल्टा के प्रकारों को देखा जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका भूमिगत जल प्रारूप है या भूमिगत जल प्रतिरूप है, उससे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। और समुद्र से रिलेटेड हिमानी, परिहिमानी, तो सभी का जिक्र इसमें किया जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि इससे जो भी प्रश्न आए उसको आप निश्चित तौर पे कंप्लीट कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। तो अपवाह तंत्र या अपवाह प्रतिरूप, ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न। अपवाह तंत्र को हम उसमें मुख्य नदी और उसकी सहायक जो नदियां होती हैं उनको अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं। अपवाह तंत्र प्रतिरूप की अगर हम बात करेंगे तो अपवाह तंत्र प्रतिरूप ये आपका अपवाह तंत्र के जो ज्यामितीय आकार होते हैं और या सरिताओं के जो स्थानिक व्यवस्था के अपवाह प्रतिरूप उसे कहते हैं। इसमें कई टाइप की होती हैं। नदियों को अगर हम वर्गीकरण करें तो नदियाँ तीन टाइप की होती हैं। एक आपका चिरस्थायी नदी होती है जिसमें आपका वर्ष भर जल भरा होता है। दूसरी जो नदी होती है वो अंतरायिक नदी होती है, इसमें एक ऋतु के अनुसार जल आता है। और तीसरी जो टाइप की नदी होती है ये अल्पकालिक नदी होती है, ये केवल वर्षा काल में इसमें जल आता है। और ये प्रकार की जो नदियाँ हैं ये आपका शुष्क या अर्ध शुष्क ऋतु में या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे किसी क्षेत्र या प्रदेश के अपवाह तंत्र की विशेषता किन बातों पर निर्भर करती है? एक तो वर्णनात्मक उपागम इसमें आता है, एक जन्यक उपागम आता है। वर्णनात्मक उपागम में सरिता के आकार उसके प्रतिरूप पर निर्भर करता है। जन्यक उपागम में सरिता का उद्भव और उसके विकास पर निर्भर करता है, जो अपवाह प्रतिरूप है। यह अपवाह जाल है। अपवाह तंत्र का संदर्भ सरिताओं की उत्पत्ति तथा समय के साथ विकास से होता है, जबकि अपवाह प्रतिरूप का संबंध क्षेत्र विशेष की सरिताओं के ज्यामितीय रूप या स्थानिक व्यवस्था से होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जो टाइप के अपवाह तंत्र प्रतिरूप हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इन कारकों की बात करें तो इसमें प्रारंभिक धरातल की जो प्रकृति या ढाल होती है जो अपवाह तंत्र को प्रभावित करती है। साथ ही भौमिकी संरचना यानी भूमि संरचना, उसमें बलन न हो या भ्रंश, विदर, संधि, नति, नतिलंब, शैल के आकार आदि ऐसे हों तो भी जो है अपवाह तंत्र प्रतिरूप प्रभावित होता है। अपवाह तंत्र के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लोग दो आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। एक तो ये मानते हैं कि क्रमवर्ती सरिता, जिसे हम लोग सीक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं, जो क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है और भौमिकी संरचना के साथ समायोजित हो जाती हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो आपका अनुवर्ती नदियाँ, अनुवर्ती यानी कि जो क्षेत्र के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप बहती हैं। परवर्ती नदियाँ यानी कि अपनतियों के पार्श्व भागों पर उत्पन्न अनुवर्ती नदी पर जो समकोण पर मिलती हैं। और प्रत्यानुवर्ती यानी प्रति अनुवर्ती नदियाँ यह अनुवर्ती नदी के विपरीत दिशा में बहती है। और जो नुआनुवर्ती नदी है यह आपका अनुवर्ती नदी की प्रवाह की दिशा के अनुरूप बहती है। तो इसके अंतर्गत इतनी नदियों को शामिल किया जाता है, इसको भी हम डिटेल में आगे करेंगे। और अक्रमवर्ती सरिता दूसरी प्रकार की होती है जो ढाल का अनुसरण नहीं करती है और यह भौमिकी संरचना के अनुकूल होती है, यानी प्रतिकूल होती है। इसमें जैसे आपका पूर्ववर्ती नदियाँ यानी कि स्थल खंड के उत्थान से पहले जो अपने पुराने मार्गों का अनुसरण करती हैं। दूसरा ये आपका पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियाँ, यह ऊपरी घाटी की निचली संरचना का अनुसरण करते हैं। अब हम इन सभी को एक एक करके यहाँ पे डिटेल करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अनुवर्ती नदी को देखते हैं।
अनुवर्ती नदी या इसे कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती सरिता का ही उद्भव होता है। किन सरिताओं का उद्भव होता है? अनुवर्ती सरिता का उद्भव होता है। ये ढाल के अनुरूप बहती हैं। भारत के तटीय भाग में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती हैं। तटीय में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की बात करें, इसके दो भाग होते हैं, एक अनुदैर्ध्य अनुवर्ती होती है, एक पार्श्ववर्ती अनुवर्ती होती है। अनुदैर्ध्य अनुवर्ती जो वलित संरचना की अभिनतियों के अनुसार बहती है और पार्श्ववर्ती जो अभिनतियों के पार्श्व भाग पर विकसित होती हैं। पार्श्व अनुवर्ती मुख्य अनुवर्ती नदियों के समकोण पर मिलती है। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है। आगे यहाँ पे हम लोग देखते चलते हैं। दून की घाटी में गंगा नदी, यमुना नदी, ये अनुवर्ती का मुख्य अंश है। दून की घाटी में आसान नदी और सांग नदी परवर्ती की संरचना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका अनुवर्ती नदी है। इस पे इधर से जो समकोण पे मिलती हैं परवर्ती हो गई, यानी पार्श्व अनुवर्ती नदी हो गई। और आगे चल के ये जो आपका नदी है ये मुख्य अनुवर्ती नदी है। आगे हैं परवर्ती नदियाँ, सबसिक्वेंट स्ट्रीम। अनुवर्ती के बाद उत्पन्न अपनतियों तथा कटकों के अक्षों का अनुसरण करती हैं ये नदियाँ। कुछ लोग पार्श्ववर्ती अनुवर्ती को भी परवर्ती कहते हैं, जो अभितटीय अनुवर्ती के समकोण पर मिलती हैं। नेक्स्ट है प्रत्यानुवर्ती यानी सबसिक्वेंट स्ट्रीम। अनुवर्ती के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली जो सरिता, यानी अनुवर्ती इधर चल रही है तो इसके विपरीत जो प्रवाहित होने वाली सरिता है यह परवर्ती से समकोण पर मिलती है। यानी कि परवर्ती जो आपका इधर से जा रही है और ये आपका इधर से जा रही है, तो ये कौन सी हो गई? ये प्रत्यानुवर्ती। ये परवर्ती नदी हो गई, तो इस पर किससे मिल रही? समकोण पर मिल रही। और ये आपका मुख्य अनुवर्ती नदी है। तो हमने देखा कि ये जो नदी हो गई अनुवर्ती, ये परवर्ती, और ये जो नदी बनी ये प्रत्यानुवर्ती नदी बनी। ध्यान रखिएगा इनको। और आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि शिवालिक से उतरने के बाद नदियाँ ऐसा दर्शाती हैं क्योंकि ये दक्षिण प्रवाहित होती हैं। अगला है नवानुवर्ती रिसिक्वेंट स्ट्रीम। प्रधान अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा के अनुरूप प्रवाहित होती है। इसका उद्भव बलित संरचना के द्वितीय अपर्दन चक्र के समय होता है। यानी कि ये आपका अनुवर्ती हो गई, ये आपका परवर्ती हो गई, ये आपका प्रत्यानुवर्ती हो गई, और इसी के अनुरूप अगर प्रवाहित हो रही है तो ये आपका कौन सी हो गई? ये नवानुवर्ती हो गई। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, जिनका उद्भव स्थलखंड के उत्थान के पहले हुआ हो या ये पहले से प्रवाहित होती है। यानी कोई स्थलखंड है, अगर इसके ऊपर से पहले से नदी कोई प्रवाहित हुई, धीरे धीरे इसका उत्थान होता है। अगर इसका उत्थान होता है तो इस नदी को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। इन्हें प्रति अनुवर्ती जलधारा भी कहा जाता है। यदि किसी भाग के उत्थान के बाद जलधारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भाग में उत्थान के बाद जलधारा की दिशा में परिवर्तन हो जाए तो उसे पूर्ववर्ती नहीं कहते हैं, बल्कि धीरे धीरे उत्थान हो जिसमें और जिससे नदी कटाव कर सके, तो इसे आपको पूर्ववर्ती कहते हैं। जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय को काटकर प्रवाहित हो रही हैं, और सिंधु आपका ये गिलगित के पास लगभग 17,000 फीट गहरे गार्ज का निर्माण करती है। मिसिसिपी भी इसी में शामिल है, जबकि कुछ लोग इन नदियों को अनुवर्ती मानते हैं जो मान्य नहीं होती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए पर्वत है, इधर ये अपवाहित हो रही हैं। अब हम लोग इसी क्रम में आगे देखते हैं। हिमालय की जो अधिकांश नदियाँ हैं ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, जैसे सिंधु, सतलज और गंगा, घाघरा, काली, गंडक, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ये आपका पूछा जाता प्रश्न है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए इन चीज़ों का, यदि आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं या पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसे सब्सक्राइब कीजिए। और चूँकि यहाँ पे देखिए हम आपको कंप्लीट करा देंगे टॉपिक, थोड़ा सा इसमें अगर आप देख रहे होंगे राइटिंग में उतना अच्छा पारदर्शिता नहीं है, उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं है, फिर भी हम जो भी आपको बता रहे हैं आप उस पर फोकस करिए चीज़ों को। तो एक दो बार आप देखेंगे वीडियो तो निश्चित तौर पे आपको ऐसे ही डायरेक्ट याद हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पूर्ववर्ती नदियाँ जो स्थलखंड के उत्थान के पहले प्रवाहित होती रहती थी, जैसे आपका सिंधु, सतलज
ब्रह्मपुत्र, गंगा, घाघरा, काली, गंडक, तीस्ता आदि नदियाँ हैं। या इसे हम कभी कभी अनुवर्ती भी कह सकते हैं कि चूँकि ये आपको पूछा गया, एक प्रश्न पूछा भी गया था कि अनुवर्ती नदी कौन सी है, तो उसमें गंगा भी था। तो गंगा को पूर्ववर्ती अनुवर्ती दोनों में शामिल किया जाता है। अनुवर्ती का मतलब जो ढाल का अनुसरण करती हैं, या क्रमवर्ती जिसे हम कह सकते हैं। और सिंधु, गंगा, सतलज और घाघरा, ब्रह्मपुत्र, कोसी हिमालय की तीनों श्रेणियों के लिए ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। अगर कभी कभी पूछ देता है कि शिवालिक के लिए पूर्ववर्ती कौन है, या तीनों श्रेणियों के लिए पूर्ववर्ती नदियां कौन है, या तीनों श्रेणियों को जो काटती हैं, तो ये तीनों हैं। ये ब्रह्मपुत्र, कोसी, घाघरा, सतलज, गंगा, सिंधु। रावी, झेलम, यमुना, रामगंगा ये निम्न हिमालय यानी शिवालिक हिमालय हेतु पूर्ववर्ती नदियाँ कही जाती हैं। ध्यान रखिएगा कि शिवालिक के लिए पूर्ववर्ती रावी, झेलम, यमुना और रामगंगा। कमला, राप्ती और गोला ये शिवालिक के प्रति ये भी पूर्ववर्ती नदियां हैं। नेक्स्ट है पूर्वारोपित, या इसे अध्यारोपित भी कहते हैं। ये स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती, निर्मित घाटी का ये आरोहण करती है और निचली संरचना में ये आरोहण होता है। जैसे सोन की घाटी में यह स्थिति आपको देखने को प्रतीत होती है। अब हम लोग आते हैं अपवाह प्रतिरूप पे। तो ज्यामितीय आकार या स्थानीय व्यवस्था जो इसमें शामिल किया जाता है अपवाह तंत्र में, वही अपवाह प्रतिरूप होता है। तो एक है जालीनुमा प्रतिरूप, इसे ट्रिल्स कहते हैं। इसमें आपका मुख्य अनुवर्ती और उसकी सहायिकाओं का जाल होता है। ये आपका कटक है, कटक यानी कि जो जली विभाजक भी कहा जाता है। इधर से जल जा रहा है, इधर नदियों का जल जा रहा है। ये आपका अनुदैर्ध हो गया, ये आपका अनुप्रस्थ हो गया, जो ये लंबवत होगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये अभिनति है, और इन नदियों को जो इस तरह से आपने देखा ही होगा, ये आपका मुख्य अनुवर्ती हो गई, ये आपका परवर्ती हो गई, ये आपका प्रत्यानुवर्ती हो गई, और ये आपका नवानुवर्ती हो गई। तो पार्श्ववर्ती ये अनुवर्ती हो गई जो इसमें आके मिल रहे हैं किसी कटक से। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये जो इधर अपवाह है इधर साइड में, ये आपका पार्श्व अनुवर्ती है। इधर जो जा रही हैं नदियाँ ये आपका अनुवर्ती हैं, और ये जो है ये आपका मुख्य अनुवर्ती नदी है। अगला है इसमें पादपाकार अपवाह प्रतिरूप, यानी पौधों के अनुसार जो अपवाह प्रतिरूप होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पूरा पौधे के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। नागपुर के अधिक क्षेत्रों में समान अवरोध वाली जो आग्नेय शैलें के ऊपर इसका विकास होता है। आयताकार अपवाह प्रतिरूप, तो आयताकार अपवाह प्रतिरूप की बात करें तो इसमें एक कोई नदी है, उसमें समकोण पर 2-3 नदियाँ ऐसे आकर मिल गई, तो ये देखिए ये आपका जो प्रतिरूप बना रही है ये आपका आयताकार प्रतिरूप बना रही हैं। अगला जो है इसमें अपकेंद्रीय आर्य प्रतिरूप। मान लीजिए कोई पठार है, यहाँ से कोई नदियाँ इधर चारों दिशाओं में अपवाहित होती हैं, तो ये अपकेंद्रीय प्रवाह हो जाता है, यानी कि यहाँ से दूर निकलती नदियाँ जो हैं। और झीलों में देखेंगे आप तो ये अभिकेंद्रीय होता है, क्योंकि झीलों में नदियाँ यहाँ पे कई कई जगह आके लगभग प्रायः गिरती हैं, तो ये अभिकेंद्रीय प्रतिरूप हो गया। जैसे आपका रांची पठार पे अमरकंटक से जो नदियाँ निकलती हैं, कोयला, स्वर्णरेखा, कांची, कारो नदी, ये आपका अपकेंद्रीय आर्य प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं। अब अगला है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो अभिकेंद्रीय हमने आपको बताया कि चंबल बेसिन में यहाँ देखिए रायगढ़ गुंबद के पास जो बने गर्त हैं उसमें नदी का गिरना, तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं झील की जो उदाहरण हमने लिया वो आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला है वलयाकार, वलय के आकार का। मान लीजिए कोई पर्वत है, इसके इधर से कोई नदी प्रवाहित हो रही है, कोई इधर से नदी प्रवाहित हुई निकल रही है, कोई इधर से निकल रही है, तो इस तरह से जो प्रतिरूप होता है। और है कंटकी अपवाह प्रतिरूप। तो हमने 7 प्रतिरूप को इसमें देख लिया। और ध्यान रहे कि आप अनअकैडमी पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको प्रैक्टिस सेट इसका कराया जा रहा है। इंडियन ज्योग्राफी हमने लगभग उस पर 56 वीडियो आपको बना दिए हैं, तो वहाँ से पूरा आप देख सकते हैं उसको। 1-2 टॉपिक जो छूटा है जलवायु का वर्गीकरण, उसको हम लोग इंडिया के संदर्भ में देख लेंगे। आगे आते हैं हम लोग बात करते हैं नदी अपर्दन की। नदी अपर्दन की बात करें तो इसमें पहले नदी बहार या नदी अवसाद की बात करते हैं, ये पूछा जाता है प्रश्न हमेशा। तो बोल्डर है सबसे बड़ा, फिर कोबल है, फिर फेबुल है, फिर ग्रेन्यूल है, यानी कि बोल्डर, कोबल, पेबल, ग्रेन्यूल, सैंड, सिका, सैंड, साल्ट, क्ले। तो बोल्डर ये गुलास्म, गुलास्मिका इस तरह से हिंदी होता है इसका, लेकिन आप अंग्रेजी इसलिए याद रखेंगे
क्योंकि ये अंग्रेजी आसान रहेगी उसमें और ये आपका आसानी से याद हो जाएगा। और इनका यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो व्यास है कणों का 256 mm, 64 से 256, फेबुल का 4 से 64, ग्रेन्यूल का 4 से 2 से 4, कहीं कहीं आपको 2 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 4 भी मिल जाएगा। अपर्दन की बात करें तो ये जो नदियाँ हैं, नदी को अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? नदी का वेग हो गया, जलमार्ग की जो प्रवणता होती है ढाल, मार्ग का जो मुड़ाव या चौड़ीकरण या इस तरह से, और जल का आयतन। तो यहाँ पे एक ये है कि अगर अपर्दन शक्ति को बढ़ा दिया जाए, बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स है, अपर्दन शक्ति को बढ़ा दिया जाए तो नदी का वेग वर्ग हो जाता है, यानी कि जितना है उसका 2 गुना हो जाता है, 2 गुना नहीं, उसका उतना ही गुना वर्ग हो जाता है। यानी कि अगर अपर्दन शक्ति को, ये कई बार पूछा जाता है कि किसी नदी का अपर्दन शक्ति 2 गुना किया गया, तो यानी कि मान लीजिए कोई अपर्दन शक्ति की किसी नदी का 2 है, इसको 2 गुना किया गया, यानी 2 का गुणा कर दिया गया, तो जो नदी का वेग होगा क्या कितना होगा? कह रहा है कि नदी के वेग में 2 गुना किया है, 2 गुने की वृद्धि की जाए, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, तो ये वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका वर्ग में चलता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। डायरेक्ट फार्मूला भी कभी पूछ देता, अपर्दन शक्ति को बढ़ाने पे नदी के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नदी द्वारा अपर्दन को 2 रोगों में किया जाता है, एक रासायनिक एक यांत्रिक। रासायनिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? घोलीकरण या संरक्षण, सॉल्यूशन या कुराजन। इसमें आपका CO2 N2 आदि गैसों से इसमें घुलने की क्षमता होती है। यांत्रिक में आपका अपघर्षण है, सन्निघर्षण है और जल गति है। अपघर्षण, सन्निघर्षण और जल गति। तो अपघर्षण जो होता है, इसके अंतर्गत नदी के साथ जो बहने वाले कंकड़ या पत्थर हैं, ये तली किनारों से जब खुरसते हुए आगे बढ़ते हैं। और सन्निघर्षण क्या है? सन्निघर्षण में नदी जल में जो भी टुकड़े हैं, जब ये आपस में, सपोज दैट ये 2 टुकड़े ये आपस में लड़ेंगे तो सन्निघर्षण हो गया। जब ये टुकड़े नदी की तली या पार्श्व से रगड़ते हुए बहते हैं तो ये अपघर्षण हो गया। जल गति, जल गति यानी हाइड्रोलिक एक्शन, इसमें केवल जल का ही योगदान होता है। जल मार्ग में जो पड़ने वाले चट्टान के कणों को ये बहाकर ले जाती हैं। आगे बात करते हैं घोलीकरण। घोलीकरण हमने देखा कि सैल चट्टानों, रासायनिक तत्वों या कार्बोनेशन से होता है। अपघर्षण हमने देख ही लिया, सन्निघर्षण भी देख लिया और जलगति को हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं नदी अपर्दन की जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। इसमें वी आकार की घाटी गार्ज या गैनियन है, नदी विसर्प का निर्माण है, जो ये हम लोग अपर्दन में देख रहे हैं कि वी आकार घाटी का निर्माण करती हैं, गार्ज या गैनियन का निर्माण करती हैं, नदी विसर्प का निर्माण करती हैं, जल विभाजक का कटाव करती हैं, घाटी का लंबवत होना, सरिता आहरण होना, जल प्रपात का निर्माण, जल गर्ती का संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्प, इनको इसमें शामिल करते हैं। क्वेस्टा, सुकरकेट, सुकरकटक, क्वेस्टा ये भी पूछा गया, संप्राय मैदान। तो ये सभी कौन से हैं आपके? ये जो सभी हैं ये आपका अपर्दनात्मक स्थलोप है। निक्षेपात्मक की बात करें तो इसमें जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बालुका तट या पुलिन, प्राकृतिक तटबंध, बाड़का मैदान, डेल्टा, ये आपका निक्षेपात्मक है। जलोढ़ पंख में ये आपका तरुणावस्था प्रौढ़ावस्था का प्रथम चरण में जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। आगे कुछ जलप्रपात, ये एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब आते हैं हम लोग डेल्टा की बात कर लें। डेल्टा के बारे में सबसे पहली बार हेरोडोटस ने बात कही थी नील नदी के डेल्टा के विचार के बारे में। डेल्टा देखिए, चापाकार डेल्टा पहला देखते हैं हम लोग। बड़े बड़े पदार्थों से ये डेल्टा बनता है जिसके चारों ओर बजरी, रेत, सिल्ट आदि का निक्षेप होता है। इसमें जो डेल्टा में नदी गुम्फित हो जाती है, यानी कि समा जाती है, या इस तरह से। तो चापाकार डेल्टा गंगा नदी, नील नदी, राइन नदी, नाइजर नदी बनाती हैं। होआंगहो डेल्टा सिंध, इरावदी, निकांग और बोलगा पो नदी, यह भी आपका चापाकार ही बनाती हैं। अगला है बर्डफुट डेल्टा। मिसिसिपी नदी जो है मछली जो चिड़ियों के पैरों के अकॉर्डिंग वो उसके नुमा जो डेल्टा का निर्माण करती है।
आगे ज्वारनदमुखी, ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरी जिसे कहते हैं। नर्मदा, तापी, मैकेंजी, ओडर, सेन, ओब, हडसन, यहाँ जो है ये नदियाँ मिट्टी व बाढ़कृत मैदान इसके मिलते हैं। अगला जो है रुंडित डेल्टा या टर्नकेटेड डेल्टा, इसमें सागरी लहरों द्वारा इसमें परिवर्तन होता रहता है। पालीयुक्त डेल्टा या लोबेट डेल्टा कहते हैं, जिसे जब नदी कई शाखाओं में अपने अगल बगल जो है डेल्टा बनाए तो मुख्य नदी डेल्टा का विस्तार जो है वो रुक जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पालीयुक्त डेल्टा। अगला है वर्धमान डेल्टा या ग्रोइंग डेल्टा। जब डेल्टा का विस्तार लगातार सागर की ओर हो तो उसे प्रगतिशील या वर्धमान डेल्टा कहते हैं। अवरोधी डेल्टा की बात करें तो जब डेल्टा का विस्तार रुक जाए तो वो ब्लॉक डेल्टा हो जाता है। परित्यक्त डेल्टा, ये बार बार पूछा जाता है, जब नदी पुराने डेल्टा को छोड़कर दूसरी जगह डेल्टा बनाए परित्यक्त कहते हैं। हुआंगहो, गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इसका उदाहरण है। आते हैं हम लोग आगे वाले टॉपिक पे। अगला है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों और दरारों में जो जल होता है भूमिगत जल की संज्ञा दी जाती है। इसके अनेक प्रमाण हैं। कुएं, गीसर, जल स्रोत, ये इसे अधा तल जल भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन बेल्स इसका प्रमुख उदाहरण, जैसे पताल तोड़ कुआं कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक पाया जाता है। ऐसे प्राकृतिक जल के ये स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः प्रकट हो जाते हैं और धरातल पर ये निकलता रहता है यहाँ से। आर्टेजियन, ये फ्रांस के आर्टोरिस जिले से बना है। और निर्माण की दशा की बात करें तो भूमिगत जल में जो है ये आपका अभिनति या बेसिनुमा संरचना इसमें होती है। एक दिंगनत संरचना होती है। इसका वितरण अगर बात करें तो एक ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रांत, न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, लंदन बेसिन, रूस के मॉस्को में, उत्तरी यूक्रेन में, सहारा में। भूमिगत जल के अपर्दनात्मक कार्य की अगर हम चर्चा करें तो इसमें घूलन क्रिया है, जलगति क्रिया है, अवघर्षण है, सन्निकर्षण, इन दोनों को हमने कर लिया, जलगत भी कर लिया और घूलन भी कर लिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं कौन कौन सी हैं। इन कार्यों को कार्स्ट क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। कार्स्ट क्षेत्र में चूने की चट्टानों से निर्मित होते हैं। यूगोस्लाविया के कार्स्ट क्षेत्र में जो मिलने वाले चूने की पत्थर की जो चट्टानों का निर्मित ये स्थलाकृतियाँ होती हैं। अब इसमें अप्रदनात्मक पहले देखते हैं, लैपीज है। ये घुलन क्रिया के कारण इसका ऊपरी सतह अत्यधिक ऊपर खाबड़ और पतली खिड़कियों नुमा हो जाता है। उसके बाद है इसे डोलाइन या बड़े छिद्र भी कहते हैं, घोल छिद्र। और कास्ट खिड़की घाटी में बनती है। युवाला, धंस्ती निवेशिका। युवाला और पोलजे में 3 टाइप की हैं, धंस्ती निवेशिका, अधोघाटी और गोल घाटी। छठा जो है इसमें कंदरा या गुफाएं या पोनार का निर्माण होता है। 7वां यहाँ पे प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है। अगला है निक्षेपात्मक जो स्थल रूप है, यह चूने पत्थर से निर्मित कंदराओं से निक्षेप से सम्मिलित किया जाता है इसमें, जिसे हम लोग सिपिलियोथेम कहते हैं। इसमें संगठक की बात करें तो इसमें कैल्साइट होता है। स्टैलेक्टाइट की बात तो आप जानते ही हैं, ये आपका निक्षेपात्मक है। स्टैलेग्माइट भी है। तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूज करते हैं, ऑप्शन देता है कि छत से लटकते हुए जो स्तंभाकार ड्रिप स्टोन होता है भूमिगत जल द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देता है डाइक, सिल, स्टैकलाइट, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट। ध्यान रखिएगा। तो जो छत से लटकती हुई स्थलाकृतियाँ होती हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टैलेक्टाइट। जो कंदरा के फर्श से ऊपर आता है उसे क्या कहते हैं, स्टैलेग्माइट। इनके आसपास के ड्रिप स्टोन को हम लोग हैलेक्टाइट या हैलेग्माइट कहते हैं। गोलाकार हेलिजाइट को ग्लोबोलुलाइट कहा जाता है। ग्लोबोबुलाइट कहते हैं। फर्श पर रिसते हुए जल तथा हैलेक्टाइट से निकलने वाले जल के द्वारा कंदरा की फर्श पर जो निक्षेप बन जाता है उसे हम लोग कहते हैं फ्लोस्टोन। अभी आगे आप देखेंगे इसका पूरा फिगर। नेक्स्ट है कि कंदरा की छत से सुई के समान लटकने वाले ड्रिप स्टोन को क्या कहते हैं, कार्टेन कहते हैं। जो पतला सा लटकता हुआ दिखेगा वो कार्टेन कहलाता है। पट्टीदार कालफेरियस निक्षेप को ट्रेवेंटाइन कहते हैं।
कंदरा के मुख पर जो निक्षेपित ट्रेवर्टाइन है उसको कोमल निक्षेप को टूफा या काल टूफा कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये स्टैलेक्टाइट है, ये स्टैलेग्माइट है और ये आपका टूफा हो गया। आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं काष्ठ अपर्दन चक्र की। इसको आपको ध्यान रखना है। काष्ठ अपर्दन चक्र, इस संकल्पना को अमेरिकी भूगोलवेत्ता बीडी ने 1911 में चूने वाले चट्टानों के भाग के लिए लिया था। 1918 में इसे काष्ठ की स्विजिक महोदय ने काष्ठ की चक्रीय अवस्था का नाम दे दिया। अगला है सागरीय जल से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी तट रेखा, ये कोस्ट है, ये बैक शोर एरिया है, ये पेयर शोर एरिया है, ये आप शोर एरिया है। यानी कि पृष्ठ किनारा, अग्रिम किनारा उच्च ज्वारतल है, निम्न ज्वारतल का जो है ये ऑफ शोर एरिया है। तट रेखा ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें पृष्ठ किनारा, फिर अग्रिम किनारा, फिर सुदूर किनारा, यानी बैक शोर, फेयर शोर, फिर ऑफ शोर। सागरी किनारा उसे कहते हैं जो सबसे अधिक ज्वारीय जल की सीमा के मध्य होता है। इसे सागरी किनारे की संज्ञा हम लोग देते हैं। अगला यहाँ पे सागरी अपर्दन, इसमें दो टाइप के होते हैं, सागरी तरंगों द्वारा अपर्दन, सुनामी द्वारा अपर्दन। अपर्दन के जो रूप होते हैं इसमें जलगत क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घुलन और जलदाब क्रिया। नई जो टॉपिक मिले हमको क्या मिला है? जलदाब। जलदाब यानी कि जल के प्रेशर की वजह से जो बनता है। नेक्स्ट है अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक में आपका तरंग की लंबाई, तरंग का वेग, चट्टानों की बनावट, जल की अधिक गहराई व ढाल होने पर अपर्दन का प्रभाव कम हो जाता है। अब आते हैं जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं इससे कौन कौन सी हैं। अपर्दनात्मक देखते हैं पहले, तटीय क्लिफ, कंदरा। क्लिफ यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है, ये आपका खांच होता है, ये आपका क्लिफ है। सागर में उच्च तल और निम्न ज्वार तल की वजह से जो लहरें आती हैं उससे खांच का निर्माण होता है इस तरह से, ये खांच हो गया, ये आपका क्लिफ हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर पूरा 3D में है। ये पुलिन होता है यानी बीज जिसे कहते हैं, ये आपका कंदरा होती है। कंदरा इसमें जब हवा प्रवेश करती है तो तेजी सीटी की ध्वनि होती है और इन छिद्रों को हवा की सीटी से इसे हम लोग प्राकृतिक वात छिद्र की संज्ञा भी देते हैं। अगला है जो नेचुरल आर्क है या प्राकृतिक मेहराब, इस तरह से बनता है जब दो कंदरा आपस में इसमें विस्तृत होकर एक हो जाते हैं। जब यह कंदरा मेहराब अपर्दन द्वारा टूट जाता है और टूटकर जल में इसका शीर्ष गिर जाता है तो इसे कहते हैं स्टैक। इस तरह से पहले इस तरह से है, फिर जब ये टूट गया ये पार्ट तो बचा क्या, ये बचा है, तो इसे क्या कहेंगे, स्टैक कहते हैं। आगे आते हैं, अगला है लघुनी वेशिका। इसमें अंडाकार कटान होता है, ये आपका है फिगर देखिए, ये अवरोधी शैल है। इसमें कोमल और कठोर दोनों चट्टानें होती हैं, तो कटान की वजह से यहाँ पे चूँकि इधर जो है ये कठोर चट्टान, इधर कोमल चट्टान है। तरंग घर्षित वेदिका भी सागरीय अपर्दन से संबंधित है। नेक्स्ट है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। इसमें पुलिन है, रोधिका रोध है, अपतट रोधिका है, हुक या मिश्रित हुक है, स्पिट है, लूप या छल्ला है, संयोजक रोधिका है, टोम्बोलो है। नौवां जो है ये सबका है, ये शुष्क उष्णकटिबंधीय भागों में, तटीय भागों में सपाट निक्षेप जनित तट होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे ये आपका संयुक्त रोधिका, अपतट रोधिका, लैगून, संयोजक रोधिका, स्पिट, ये हुक हो गया, ये लूप हो गया, ये टोम्बोलो हो गया। यानी कि एक छोटे द्वीप को मुख्य द्वीप से, मुख्य स्थल से मिलाने वाले जो स्थल क्षेत्र है उसे टोम्बोलो कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो सबका है, इसका विकास मिस्र, यूएई और मैक्सिको, कैलिफोर्निया में हुआ है। पवन द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है, विश्व के प्रमुख 5 मरुस्थल होते हैं। सहारा मध्य एशिया, ये 11 देशों में है। दक्षिण अफ्रीकी कालाहारी नामीब में, दक्षिण अमेरिकी आटाकामा चिली पेरू, सहारे पैटागोनिया, उत्तरी अमेरिका कैलिफोर्निया एरिजोना मोजावे और मैक्सिको सोनोरन में है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया।
मरुस्थलीय प्रदेश ऑस्ट्रेलिया का, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। अपरदनात्मक कार्य की बात करें तो वायु का ये अपवहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण करती है। अपरदनात्मक स्थलरूप की बात करें तो इसमें अफवाह बेसिन या वातगर्त, ये आपका सहारा रेगिस्तान, कालाहारी, मंगोलिया, ग्रेट प्लेन्स में देखने को मिलता है। मंगोलिया में इसे पोंग कियोंग कहते हैं। अगला है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग को जर्मन का अर्थ में इसे पर्वत कहते हैं। इसका पता बोर्नहट ने लगाया था। ये इस तरह से इंसेलबर्ग बनता है। छत्रक शिला, ये मशरूम राख इसे कहते हैं। सहारा रेगिस्तान में इसे गारा कहते हैं। जर्मनी में इसे पिट्ज केल्सन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। और आपके सामने छत्रक शिला है। अगला है भूस्तंभ। भूस्तंभ की बात करें तो इसमें दो प्रकार की चट्टानें होती हैं, कठोर और कोमल, जिससे इसमें कटाव का ये क्रम होता है। ध्यान से देख सकते हैं आप। यार्डंग की बात करें तो इसमें भी ऊपर कठोर चट्टानें, नीचे कोमल होती हैं, तो हवा के प्रभाव से ये इस तरह से निर्मित हो जाती हैं। जीवगेनी, इसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों होता है। यहाँ पर देखिए अपक्षय हुआ है और आगे ये अपर्दन हुआ है, आगे अपक्षय हुआ है, यानी टूट फूट और अपर्दन यानी कि उसका हटाव दोनों होता है। ड्राई कांटर, इसका 3 फलक बाहर होता है और 8 फलक वाले को हम लोग कहते हैं वेंटिफैक्ट। 3 फलक वाले को ड्राई कांटर कहा जाता है। नेक्स्ट है जालक या जालीदार शिला। पुल या खिड़की, निक्षेपात्मक में बालू का स्तूप है। ये नेवका, लोनेट, तारा स्तूप और विल्कबैक का स्तूप, ये इसमें निक्षेपात्मक में आता है, बालू का स्तूप के अंतर्गत। सीप है, बरखान है, लोयस है, ये सभी निक्षेपात्मक स्थल रूप में आते हैं। नेक्स्ट है जल निर्मित जो मरुस्थल रूप है, उसमें आपका उत्खात स्थलारूप है, प्लाया बाल्सन है, बजाडा है, पेडिमेंट है। पेडिमेंट का सिद्धांत जो लांसन का सिद्धांत है, ये चादरी बाढ़ का सिद्धांत, इससे मैगी का सिद्धांत है, गिलबर्ट का इससे संबंधित पेडिमेंट से पार्श्वी अपर्दन सिद्धांत रहा है। अगला है हिमनद या हिमानी। पहले हिमरेखा को बात करते हैं। हिमरेखा की हिम क्षेत्र की निचली सीमा, जिसके ऊपर हमेशा हिम जमा रहता है। हिमनद के प्रकार, हिमटोपियाँ या हिमचादर या घाटी हिमनद, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, महाद्वीपीय हिमनद, पर्वत हिमनद और गिरिपद हिमनद। नेक्स्ट है अपर्दन कार्य। कौन कौन से अपर्दन कार्य करती हैं ये? अपघर्षण और उत्पाटन यानी हिमनदी के जो बड़े टुकड़े टूटकर फिसलते हैं। अपरदनात्मक स्थलाकृति में आपका यू आकार घाटी, लतकटी घाटी, सर्क या हिमगह्वर, टार्न, अरेत या तीक्ष्ण कटक, हॉर्न या श्रृंग, गिरसिंग, नुनाटक, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं। इसमें हमने नुनाटक तक देखा। श्रृंगपुक्ष, भेड़शिला या पीठ, इसे रास मोटाने कहते हैं, सासर महोदय ने इसके दिया था। और पेटरनास्टर झील, हिमसोफान इसी के अंतर्गत आती हैं। हिमसोफान और फ्योर्ड ये इसी का एग्जाम्पल है। ये आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, सर्क ये है, ये हॉर्न हो गया, ये हिमनद हो गया। और इसके ऊपर आते हैं यहाँ पे, ये आपका वर्गसुंड और सर्क की बात कर रहा है। निक्षेपात्मक स्थलाकृति अगर हम देखेंगे हिमनदियों की, तो इसमें हिमोड़ आता है। हिमोड़ कई प्रकार के पार्श्व, मध्य, अंतस्थ और तली हिमोड़ होते हैं। ड्रमलिन इस तरह से होता है। एस्कर जो है ये भी निक्षेपात्मक में ही है हिमनदियों के। हिमानी जलोढ़ निक्षेप होता है। केम है, केटिल और हमक है। आगे है इसमें परिहिमानी प्रक्रम। परिहिमानी प्रक्रम में बात करें अगर, तो इसमें परमाफ्रास्ट आता है, जिसे मूलर ने दिया था 1947 में। टार, प्रस्तर सरिता, हुक, सपाटी वेदिका, निवेशन काइटर, ब्लॉक फिल्डर, पेंडर्स, भूतल, थर्मोकास्ट, पिंगो, अंतर्वलन और गिरिका पल्सा आदि परिहिमानी प्रक्रम से संबंधित हैं। तो इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक खोलेंगे, जिसे से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आप निश्चित तौर पे इस पूरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।